जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो सारे लोग? बढ़िया। आज हम लोग रिवीजन सीरीज़ शुरू किए हैं क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला कि उनका मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन चालू हो गया है और फिर यूनिवर्सिटी का पेपर भी बहुत नज़दीक है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ मैम। तो मैंने जो भी उनके चैप्टर्स आ रहे थे वो सारी चीज़ें तो कंप्लीट करवा दी हैं और जो भी थोड़ी बहुत बाकी है वो भी मैं करवा दूँगी। चिंता मत करिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होने से पहले ही आपकी पलक मैम सब कुछ करवा देंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो देखिए पहला टॉपिक है सोनेट। सोनेट मैंने पढ़ा चुका था, दोबारा मैं पढ़ा रही हूँ। देखिए, सोनेट एक लिरिक पोएम होती है 14 लाइन्स की। तो पहली बार वो आई 13th सेंचुरी में, इटली में ओरिजिनेट हुआ इसका, ठीक है। और ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो, जिसका मतलब होता है साउंड या फिर कोई सॉन्ग, ठीक है। सिर्फ काम की बात इसमें डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, क्योंकि मेन कंसेप्ट मैंने पढ़ा चुकी हूँ। सोनेट तीन टाइप के होते हैं: इटालियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, स्पेंसेरियन सोनेट। इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट बोलते हैं, इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं और स्पेंसेरियन को एडमंड स्पेंसर ने लेकर आया था। ओके, उनकी न्यू स्टाइल थी जो सबसे डिफरेंट थी। इटालियन सोनेट में जो स्टैंजर्स थे वो 2 स्टैंजर्स में डिवाइडेड था: ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव 8 लाइन्स की, सेस्टेट 6 लाइन्स की, ठीक है, जिसकी राइमिंग स्कीम थी ए बी बी ए। और कुछ वेरिएशंस भी देखने को मिलते थे सी डी ई के, जैसे ही वेरिएशंस हो सकते हैं सी डी ई या फिर सी डी सी डी ई। और इसमें वोल्टा यानी कि सडन चेंज जो है, रिजोल्यूशन जहाँ पे सॉल्यूशन दिखाया था वो वोल्टा 9th लाइन में आएगा। ओके, एक्चुअली आई एम वेरी टायर्ड जस्ट बिकॉज आप लोगों का एग्ज़ाम है तो प्रिपेयर करवाना था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ओके, इंग्लिश सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट है, जिसमें आप लोग बोल सकते हो राइमिंग स्कीम है इसकी ए बी सी डी ई एफ एंड जी दैट वाज फॉर कपलेट। ये स्टैंडर्ड डिवीजन कैसी है: 3 क्वार्टर्स ऑफ 4 लाइन एंड 1 कपलेट, दैट मीन्स 2 लाइन, ठीक है। और जिसको ना डीप में डिस्कस करना, मतलब जिसको समझ नहीं आया, जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है उसको नहीं समझ में आएगा। जो मैंने डीप में पढ़ा है उसी को जाके पहले देखो। ये सिर्फ उसके लिए आओ जब आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो। ओके, एंड ये जो है कह सकते हो कि इंग्लिश सोनेट जो है वो लेकर 13th सेंचुरी में जो पहली बार इटली में आया था। इटली से इंग्लैंड कैसे आया? थॉमस वॉट एंड हेनरी होवर्ड के द्वारा लेकर आया गया था ये, लेकिन इसको लेकिन यस यही था, कोई लेकिन नहीं है। थॉमस वॉट एंड हेनरी होवर्ड ने इसे इंग्लैंड में लेकर आया, दैट्स वाई इनका नाम हमेशा याद रखिएगा। और अर्ल ऑफ सरे कहीं कहीं आएगा, जिसमें पूछेगा हु वाज अर्ल ऑफ सरे, तो हेनरी होवर्ड वाज द अर्ल ऑफ सरे। स्पेंसेरियन सोनेट जो है वो एडमंड स्पेंसर द्वारा था। इसमें भी स्टैंडर्ड पैटर्न सेम थे: 3 क्वार्टर्स एंड 1 कपलेट, जिसकी राइमिंग स्कीम थी ए बी सी डी एंड ई, दैट वाज फॉर कपलेट। और यहाँ पे बस एक ही डिफरेंस है, वो लिंक्ड राइम स्कीम है, जो उसकी राइमिंग स्कीम है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश सोनेट एंड द स्पेंसेरियन सोनेट, बिकॉज उनके स्टैंजा वगैरह सबको सेम है। डिफरेंस यही है कि उनकी लिंक्ड राइमिंग स्कीम है और इंग्लिश सोनेट की ऐसी नहीं होती है, ठीक है। काम की बात हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखिए एलिजी। एलिजी डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलिजिया विच मीन्स लैमेंट और सॉरोफुल। और एलजी किस में लिखा जाता है? एल्जेइक मीटर में लिखा जाता था। अब कोई पूछे एल्जेइक मीटर क्या होता है? दैट मीन्स इरेगुलर हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर, यानी हेक्सामीटर ऑफ 6 सिलेबल्स ऑफ 6 आप लोग बोल सकते हो, और पेंटा यानी कि 5। हेक्सामीटर में 12 सिलेबल्स होंगे और पेंटामीटर में 10 सिलेबल्स होंगे, ठीक है। एलजी की करीबन 3 स्टेजेस होती है, जिसमें पहले स्टेज में हम लोग अपना शोक प्रकट करते हैं, दूसरे स्टेज में जो डेथ हो गया है जिस पर्सन का उसको प्रेस करते हैं, और तीसरे स्टेज में कंसोल करते हैं अपने आप को बाय सेइंग दैट दैट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ और वी कैन नॉट चेंज द डेथ, कि डेथ जो है वो सबकी एक ना एक दिन होनी ही है, और इससे अब हम अपने आप को लास्ट में कंसोल कर लेते हैं। ओके, द मोस्ट फर्स्ट वन, तो फोरमोस्ट आप लोग बोल सकते हो टॉपिक है एलर्जी का, वो है पेस्टोरल एलर्जी, हर बार पूछी जाती है। इनिशिएटेड बाय सिसिलियन ग्रीक पोएट थ्यूक्राइड्स एंड लेटर कैरिड ऑन बाय रोमन वर्जिल। और 16th सेंचुरी में पेस्टोरल एलर्जी यूज जॉन डन ने भी किया था, तो जॉन डन का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। पेस्टोरल एलर्जी में कुछ नहीं होता है बेसिकली,
जब कोई पोएट होते हैं वो अपने आप को एक शेफर्ड की तरह सोचते हैं और अपने दोस्तों को भी शेफर्ड ही सोचते हैं और ये लिखते हैं कि उनका जो फ्रेंड शेफर्ड है, जो फेलो मेट है, वो मर गया है। तो उसके लिए वो जब एलिजी लिखते हैं, एलिजी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है, कभी कभार तो एक एक डायलॉग इतने लंबे लंबे होते हैं कि वो एक बुक कंटेन कर लेते हैं, सीरियसली। तो एलजी एक्चुअली बहुत लॉन्ग होती है। एलजी बहुत टाइप्स की होती है, पर्सनल, इम्पर्सनल एंड पेस्टोरल एलजी। ओके, सो पर्सनल इम्पर्सनल क्लियर ही होगा। पर्सनल में जब हम किसी पर्सन को, एक स्पेसिफिक पर्सन की डेथ पे लिखते हैं। इम्पर्सनल जब हम जनरल मैनकाइंड के तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं कि जनरल जो हम लोग देख रहे हैं कि हर कोई जब पढ़ेगा तो उसे हर किसी की याद आ सकती है, कोई जो भी उसका डियरर एंड नियरर वन हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन फिक्स नहीं होता। और पेस्टोरल में हम अपने आप को शेफर्ड सोचते हैं और दूसरे को भी, अपने फेलोमेट को शेफर्ड सोचते हैं। और वो कहते हैं इन्वायरमेंट इतनी ब्यूटीफुल तरीके से शो होती है कि इन्वायरमेंट भी रो रहा होता है, ऐसा वहाँ पे पेस्टोरल एलजी की खासियत है। कि बारिश हो रही होगी, वो दिखाएगा कि उस आंसू की तरह उसे डिपिक्ट करेगा कि वो बहुत सैडनेस वाला इन्वायरमेंट होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओड। ओड देखिए इज़ अ लिरिक पोएम एड्रेस, जहाँ पे होता है और सेलिब्रेट होती है पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, किसी चीज़ का सेलिब्रेशन या फिर किसी चीज़ को एड्रेस करता है ना। तो ओड टू नाइटिंगेल सुना होगा आपने, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो बेसिकली होता ही है वहाँ पे एड्रेस कर, या किसी चीज़ को एड्रेस करते हैं। और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे यूज़ होता था वो है लायर, ठीक है। ओड इज़ डाइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जिसका ग्रीक में क्या होता था, ओड को जब यूज़ किया जाता था तो उसको डांस के थ्रू कंपेनियन किया जाता था, ठीक है। तो ओड इज़ अ टाइप ऑफ अ कोरिक सॉन्ग। ग्रीक वर्ड में उसको सॉन्ग को डांस करके शो किया जाता था, एड्रेस किया जाता था। तो ओड भी 3 तरीके के हैं, पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड और इर्रेगुलर ओड। देखिए पिंडारिक ओड जो है उसके पोएट है पिंडर, इधर देखिए आप। पिंडारी कोड में क्या होता है, पब्लिक पोएम है, यूजली सेट टू म्यूजिक दैट सेलिब्रेट्स एथलेटिक विक्ट्रीज। मान लो कि मैंने कोई मैराथन जीत के आ गई, तो अगर मैं ग्रीक की पर्सन होती तो वहाँ पे लोग मुझे डांस करके ओड सुना के मुझे वो करते, मेरी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते, मुझे एड्रेस करते, वो पोएम, वो डांस। समझ में आ गया? तो पिंडारी कोड में आएगा। जैसे थॉमस ग्रे की है प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, पिंडारी कोड है वो। विलियम वर्ड्सवर्थ की है इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी ऑफ या फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, और भी बहुत सारे। तो क्लासिकल ओड्स के 3 पार्ट्स कह सकते हो, स्टोफे, एंटी स्टोफे एंड एपोड। ये इसके 3 जो है नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लासिकल ओड के 3 पार्ट्स हैं, बोल सकते हो आप। ओके, नाउ यू विल गो थ्रू दी होरेशियन ओड। होरेशियन ओड में क्या होता है, डेलिबरेटली imitated Greek lyricists such as Alcaeus and sometimes I do not understand my own writing, seriously। आपको मेरी राइटिंग समझ में आती है कि नहीं, ये आप बता दीजिएगा, ठीक है। Anacreon, okay, yeah, Alcaeus and Anacreon, okay, it's ON, right, okay। So Horatian ode में जो है इन 2 नामों को आप याद रखिएगा, ग्रीक के ये लिरिसिस्ट होते हैं, ठीक है। देन लेट्स टॉक अबाउट द इर्रेगुलर। बहुत इसमें है नहीं, ओड में जब भी हम पढ़ते हैं तो यूजुअली उस पर्सन की नेम्स को ही याद रखते हैं ना। इर्रेगुलर ओड में ओड ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट वेरी इन स्टैंजा फॉर्म, यानी ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट जो है, ओड है ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट, जो कि वेरी करता है स्टैंजा फॉर्म्स पे। जब हम इर्रेगुलर की बात करें तो सीधी सीधी बात है, उसका कोई चीज़ फिक्स नहीं है, कोई डिफाइन चीज़ नहीं है, बिकॉज इट इज़ इर्रेगुलर। दे ऑफन एड्रेस एन इंटेंस इमोशन एट वन सेट ऑफ पर्सनल क्राइसिस, यानी किसी चीज़ के लिए जब हम अपना इंटेंस इमोशन शो करते हैं तो एड्रेस करते हैं ना। तो मैं बार बार बोला कि ओड में एड्रेस ही होता है, किसी पर्सन को एड्रेस करते हैं। जैसे ओड टू नाइटिंगेल में नाइटिंगेल बर्ड को उसमें शो किया गया है किस तरीके से, और कहीं ना कहीं वो पर्सनल क्राइसिस थी, दैट्स वाई इसमें ना शायद पोएट जो होती है कोई डिफरेंट टाइप्स की वाइन्स का भी डिस्कस किया है उन्होंने। तो जब आप पढ़ोगे इसे तो आपको अच्छा ही लगेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलेगरी। सीधे सीधे बताऊँ तो एलेगरी ऐसी फॉर्म है पोइट्री की जहाँ पे क्या होता है, आप सरफेस पे कुछ और स्टोरी देख रहे हो लेकिन उसकी डीप फिलोसफिकल मीनिंग कुछ और ही है ना। लाइक आप सरफेस पे कुछ स्टोरी देख रहे हो जो आपको पता है कि ये कुछ और बताना चाहती है
है ना, किसी चीज़ को वो क्लेम कर, जैसे बच्चों को ना सुनाई जाती थी पंचतंत्र की स्टोरी वगैरह, तो वो एलिगरी के अंतर्गत आती है कि जिससे बच्चों को ना छोटे पे अगर हम एनिमल्स वगैरह की स्टोरी सुनाते हैं, और जैसे रैबिट और टॉर्टोइस की जब स्टोरी सुनाते हैं तो उससे क्या पता चलता है बच्चों को कि अकड़ना नहीं चाहिए ज़्यादा, और कभी भी मतलब जैसे उसमें तो यही होता है ना कि कभी रुकना नहीं चाहिए अपने रास्ते में, क्योंकि जो रुकता है और जो धीरे धीरे चलते रहता है वही आगे तक जीतता है, जो कंटिन्यू रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, वही आगे तक जीतता है। ठीक है, तो वो बच्चों को आज तक मोरल उसका याद है। तो एलिगरी का भी यही काम होता है कि मोरल वैल्यू आपको देना, कोई ऐसी चीज़ें बताना जिससे आपको सीख मिल सके, तो वो एलिगरी होती है। तो सरफेस पे कुछ और होती है, लेकिन एक्चुअल में उसकी डीप मीनिंग मोरल वैल्यूज़ और कुछ सिखाने का पर्पस होता है उसका। सो फॉर्म्स क्या होते हैं, इसके फॉर्म्स में आएंगे नैरेटिव स्ट्रक्चर आएगा इसका, सिम्बॉलिज्म बहुत देखने को मिलता है, यानी किसी एक एनिमल कोई एक्चुअल में किसी पर्सन को डिपिक्ट करेगा, सिम्बोलाइज करेगा, दैट्स वाई सिम्बॉलिज्म इसमें पाया जाता है। इसमें मीनिंग के मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलते हैं एंड डाइडैक्टिक पर्पस होता है इसका। लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट्स ऑफ एलिगरी। तो इसमें थीम होते हैं, कैरेक्टराइजेशन होता है, प्लॉट भी होता है, यानी बेसिकली एक नैरेटिव आप लोग बोल सकते हैं फॉर्म है, जिसमें आपको कैरेक्टर, इवेंट, सेटिंग सब कुछ रहेगा, मोरल वैल्यूज़ होगी, इमेजरी यूज़ होगा, इंटरप्रिटेशंस होगा, ये सारी चीज़ें। तो सीधी सीधी बात है, एलिगरी में ना मतलब हम कोई ऐसी स्टोरी दिखाते हैं, डिपिक्ट करते हैं जो कि बहुत डीप मीनिंग को वो कवर करती है, जो दिखाती तो कुछ और है लेकिन उसके पीछे की जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो कुछ और ही होती हैं, जो हमें सिखाना चाह रहे होते हैं। तो छोटे में बच्चों को एनिमल्स वगैरह की कहानी सुनाई जाती थी, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो मान लो किसी चीज़ को हम नहीं कह पाते तो उसको अलग तरीके से लिख के ऐसे लिखते हैं कि कोई हमें क्लेम भी ना कर सके। जैसे एग्जाम्पल है एनिमल फार्म, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स के डोमिनेंसी को दिखाया गया है बाय द पिग। तो सिम्बॉलिज्म हुआ है कि जो पिग है वो सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा है और बाकी सारे जो है कुछ नहीं कर पा रहे। तो वो जो बाकी सारे हैं वो जो सोसाइटी के पीपल हैं, और जो पिग है वो पॉलिटिकल लीडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, कोई इस पर क्लेम कर सकता है कि आपने मेरे बारे में बोला है? नहीं बोलेगा, कोई क्लेम भी नहीं कर सकता, और सबको पता भी रहेगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो एनिमल फार्म इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैलेड। तो बैलेड क्या होता है? अ पोएम दैट टेल अ स्टोरी एंड ट्रेडिशनली सेट टू म्यूजिक, यानी बैलेड एक तरीके की स्टोरी जो है शो करती है, जिसको म्यूजिक के थ्रू सेट किया जाता था। कंपोज्ड ऑफ 4 लाइन स्टैंजास, 4 लाइन की स्टैंजा होती है, राइमिंग स्कीम होती है उसकी ABCD। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, आपको याद तो हो जाएगी ना। एंड ओरिजिनेटेड इन 14th सेंचुरी। ठीक है, ट्रेडिशनली क्या होता है, ट्रेडिशनली आयम्बिक टेट्रामीटर में ही लिखा जाता था, यानी बैलेड ट्रेडिशनली वॉज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर, टेट्रा यानी कि 4 यानी कि 8 सिलेबल्स विद द लाइन्स ऑफ आयम्बिक ट्राईमीटर यानी 6 सिलेबल्स, यानी आयम्बिक टेट्रामीटर और आयम्बिक ट्राईमीटर दोनों में ही लिखी जाती थी। मैनी बैलेड्स हैव रिफ्रेन यानी कि लाइन स्टैंजा दैट रिपीट थ्रू आउट द पोएम मच लाइक कोरस ऑफ मॉडर्न डे सॉन्ग। जैसे कि बहुत सारे बैलेड हैं ना जिसमें कुछ लाइन रिपीट, जैसे मान लो कोई गाना होता है ना तो वो सेम लाइन लास्ट में रिपीट करते हैं ना, कि जैसे मान लो कोई भी आजकल का सॉन्ग ले लो तो वो चीज़ 10 बार एक ही लाइन को रिपीट करता है, जो बिगिनिंग में होता है और फिर लास्ट में फिर उसी को रिपीट करते हैं, फिर 2-4 लाइन गाने के बाद उसको फिर रिपीट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, कौन सा गाना लूँ भाई, छोड़ो मुझे लेना ही नहीं है गाना, तुम लोग खुद समझ जाओ ना कि जैसे आप कोई गाना सुनते हो तो उसमें लास्ट में वो चीज़ रिपीट करती है, बीच में भी वो लाइन का जो मेन जो लाइन है वो रिपीट करता है ना। तो वही लाइन या फिर स्टैंजा दैट रिपीट थ्रू आउट द पोएम मच लाइक अ कोरस ऑफ मॉडर्न डे सॉन्ग। जो कोरस होता है आजकल के मॉडर्न डे सॉन्ग्स जो हैं चल रहे हैं उसमें भी देखने को मिलता है वो चीज़। तो अच्छा, सॉरी फॉर दी डिस्टर्बेंस, लाइक गाना वाना आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मेरे कॉलोनी में जो है गाना बज रहा है, क्योंकि किसी की शादी पड़ गई है तो बहुत ज़ोरों शोरों से, और हम बहुत कनेक्टेड पास में है रहते हैं तो वो और ज़्यादा वॉइस आ रही होगी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, देखिए बैलेड 3 तरीके के होते हैं, फोल्क बैलेड, लिरिकल बैलेड एंड मॉडर्न बैलेड। फोल्क बैलेड क्या होता है? टैमलिन एंड रॉबिन हुड का नाम याद रखिएगा। सो इट इज़ अ ओरल फॉर्म ऑफ बैलेड, 4 stress and 3 stress line of a common meter akin back to 7 stress line of old English poem Beowulf। बेसिकली एग्जाम्पल ले लेती हूँ ना, जैसे बैलेड में आप बोल सकते हो जो आपकी मम्मी आपको लोरी सुनाती है ना वो फोल्क बैलेड के अंदर आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो ओरल फॉर्म होता था, उसको रिटन नहीं किया था, लेकिन ये बहुत पुराना है।
लिरिकल बैलेड में क्या होता है, 18 सेंचुरी में जब लिटरेरी बैलेड इसे बोल सकते हैं यहाँ पे, जो फिर यहाँ से जैसे फोल्क बैलेड ओरल फॉर्म होता था लेकिन ये रिटेल फॉर्म होता था। और मॉडर्न बैलेड में क्या होता है, टू टेल स्टोरीज बट नॉट ऑल, इट इज़ अ नैरेटिव टाइप ऑफ सॉन्ग, जिसमें हम कुछ स्टोरीज को बताते हैं बट गा के बताते हैं, थोड़ी सी स्टोरी जब सुना देते हैं तो वो हो जाता है। पर ऐसा नहीं कि सब कुछ उसी गाने में ही समझाते, उसके बाद में कुछ परफॉर्मेंस होती थी, समझ में आया। जैसे बैलेड मान लो कि कुछ हो रहा है ना और आगे से कुछ ऐसा गा के सुना दिया गया, उसका मेन चीज़ सुना दिया गया कि ये कोरस है इस चीज़ का, या फिर बोल सकते हैं ना कि मैंने कुछ गाने में गा के सुना दिया कि ये स्टोरी में होने वाला है और फिर कोई प्ले हो रहा है, तो आप समझ जाओगे ना कि आखिर आगे क्या होने वाला है। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग में ऐसा क्या होता है ना कि एक सिंगल स्पीकर होता है जो एड्रेस करता है साइलेंट या फिर एब्सेंट लिसनर को इन द स्पेसिफिक सिचुएशन। जैसे मान लो ड्रामेटिक मोनोलॉग की अगर कोई कहानी देखोगे ना तो उसमें आपको जो लिसनर है कोई सुनने वाला होता ही नहीं है, बस एक ही कोई पर्सन जो वो होता है स्पीकर होता है, वो सिंगल स्पीकर होता है जो ऐसा सोचता है कि उसके आसपास सब लोग हैं और वो बोलते रहते हैं। समझ में आया। और सबको दिखता है कि कोई भी नहीं है, कोई लिसनर है नहीं, लेकिन स्टिल वो इस तरीके से बिहेव करता है कि वो किसी से बात कर रहा होता है। समझ में आ गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं, वो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव होता है, इसमें पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इम्प्लॉयड ऑडियंस, यानी कि कोई ऑडियंस होती ही नहीं है, बट स्पीकर जो होती है वो अपनी स्पीच को एक तरीके से डायरेक्ट देता रहता है। स्पीच क्यों वर्ड यूज़ किया, क्योंकि अगर कन्वर्सेशन होता तो 2 वे होता, लेकिन ये 1 वे है। एंड रिवीलिंग नेचर का होता है, ये कुछ रिवील करता है। समझ में आया। और ड्रामेटिक सिचुएशन यानी कि रिवील करता है कुछ चीज़ें, रिफ्लेक्ट करता है, कुछ कन्फेस करता है, और क्राइसिस वगैरह इस तरीके की चीज़ें। ठीक है। सो इसका पर्पस या फंक्शन क्या है, तो सीधे कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन, कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना, कैरेक्टर के बारे में शो करना, इमोशन को एक्सप्रेस करना, और नैरेटिव टेक्निक वगैरह है। सो अब मुझे लगता है कि मुझे ये वीडियो कंप्लीट कर देना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी देयर वाज लॉट्स ऑफ साउंड, मैं खुद भी बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। अब मुझे पता है मैंने बहुत फास्ट बोल दिया, बट देखिए ये रिवीजन है तो हम रिवीजन की तरह ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है। इंग्लिश के अलावा आपके पास भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, तो आप लोग थोड़ा मेरी पहली वाली वीडियो देख लीजिए, वो डीप में डिस्कस किया है, फिर यहाँ पे आइए सिर्फ मेन पॉइंट्स को गो थ्रू करने के लिए। ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।